आज हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। हम आज यहाँ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स से वर्ल्ड में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं और उसे हमें देखने को मिलता है। तो ये एक हिस्ट्री में अपना वर्ल्ड हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है ये टॉपिक। तो इस टॉपिक को हम डिटेल में जानेंगे, ठीक। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्टली हम समझते हैं कि होता क्या है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन मतलब फ्रांस की क्रांति, ठीक है, जो कि कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आउटब्रोक हुआ था, ठीक है। मतलब लोग इस क्रांति के लिए आगे आए थे 14 जुलाई 1789 को। तो काफ़ी ज़्यादा इसको बोरिंग ना बनाते हुए कुछ इंटरेस्टिंग बनाते हैं, ठीक। तो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री को अगर हम एक कहानी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे, ठीक है, कहानी की तरफ पढ़ेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। तो हम पहले एक देखते हैं कि इवेंट होता है जो कि 14 जुलाई 1789 को होता है। तो इस इवेंट में होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वहाँ का राजा था, फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16, ठीक है। तो उसने अपने मिलिट्री ट्रूप्स को सिटी कंट्री साइड में भेज दिया कि जाओ भैया तुम घूमो, ऐसे ही देखो कि क्या हो रहा है हमारे देश में, हमारे राज्य में, ज़रा पता लगा के आओ, ठीक। तो जो मिलिट्री ट्रूप्स थे जब सड़क पे उतरे, जब सिटी में वो घूमने लगे, तो वहाँ के लोगों के बीच में र्यूमर फैल गया। र्यूमर मतलब एक झूठी खबर फैल गई, ठीक है। झूठी खबर क्या थी? कि राजा ने अपने सैनिकों को भेजा है हमें मारने के लिए, ठीक है, या हमें परेशान करने के लिए। तो लोगों के बीच में इसके लिए काफ़ी गुस्सा जमा हो गया मन में, ठीक है। उनके मन में क्या आ गया? इससे रिलेटेड काफ़ी गुस्सा हो गया कि अब तो हम लड़ेंगे, अब हम पीछे नहीं भागेंगे, हटेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, अब हम लड़ेंगे। तो अब लड़ाई तो हाथ से होती नहीं है, ठीक है। तो उन्हें क्या चाहिए था? उसके लिए आर्म्स चाहिए थे, थिंग्स, जैसे कि उन्हें काफ़ी सारे वेपन्स चाहिए होंगे, है ना, हथियार चाहिए होंगे लड़ने के लिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? इसके लिए उन्होंने वहाँ के प्रिजन मतलब जेल, ठीक है, तो जेल पे आक्रमण कर दिया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जेल है तो वहाँ पे हमें हथियार मिल जाएंगे। तो ठीक है, वहाँ पे जेल पे उन्होंने आक्रमण किया। उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे जो कैदी थे उसको भी साथ में उन्होंने छुड़ा दिया, ठीक है। तो कितने कैदी थे? 7 कैदी थे सिर्फ, ठीक है, सिर्फ 7 कैदी थे और उन 7 कैदी को उन्होंने छुड़ा दिया, ठीक। और उसके बाद वहाँ पे उनका जो बेस्टाइल फोर्ट था, ठीक है, पेरिस में एक बेस्टाइल फोर्ट था। फोर्ट मतलब क्या होता है? किला। अब किला क्या है? किला जो होता है फोर्ट, वो किसका सिंबल है? राजा के पावर का, है ना। कहते हैं कि किला जितना मजबूत हो, फोर्ट जितना मजबूत और स्ट्रांग हो ना, राजा उतना पावरफुल माना जाता है, ठीक है। या उसकी पहरेदारी जो है, निगरानी, वो जितना अच्छा और स्ट्रांग रहेगा उतना राजा पावरफुल माना जाता है। तो उन्होंने क्या किया? राजा के, अब सारे लोग तो राजा से गुस्सा थे कि उन्होंने अपने सैनिक को भेज दिया हमें मारने परेशान करने के लिए। तो उन्होंने राजा पर अपना गुस्सा निकालने के लिए क्या किया? वहाँ के बेस्टाइल फोर्ट को ही तोड़ दिया, डीमॉलिश कर दिया, ठीक है। अच्छे खासे वहाँ के पत्थर उठा के वो मार्केट में बेचने लगे। इसलिए नहीं कि उन्हें पैसे चाहिए थे, इसलिए कि वो अपना गुस्सा निकाल रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने जो फोर्ट जब उन्होंने डीमॉलिश किया तो उस फोर्ट से जो भी ईंटें, चीज़ें, सामान जो भी निकली उसे मार्केट में बेचने लगे, ताकि वो ये शो कर सके कि हम देखो कितना मतलब ये याद रहे कि उन्होंने कितने ब्रेवरी मतलब बहादुरी का काम किया है, ठीक है। तो उन्होंने ये किया। फिर इस वजह से क्या हुए? पेरिस में और अदर उनके कंट्री साइड्स में, मतलब कंट्री के अंदर ही उनके अलग अलग जगहों पे रायोट्स होने लगे, मतलब दंगे होने लगे, ठीक है। आम लोग जो हैं वो राजा से नाखुश थे तो वो उनके आर्मियों से लड़ने लगे, सैनिकों को मारने लगे। तो इससे क्या होता है? काफ़ी रायोट्स होने लगते हैं, ठीक। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि ये सारी चीज़ें हुई तो क्यों हुई, क्या रीज़न थे? तो हमें यही फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ना है कि इनके आउटब्रेक होने का रीज़न क्या है, ठीक है, किस कारण से हुआ। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि इसका इफ़ेक्ट पूरे वर्ल्ड पर क्या पड़ा, ठीक, किस तरह से इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन किया। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है, ठीक है। सो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, देखते हैं। इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789, आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रिवॉल्यूशन आउटब्रेक हुआ, ठीक।
तो इसमें क्या हुआ और कैसे हुआ, ठीक, व्हाट हैपेंड एंड हाउ। तो व्हाट हैपेंड में क्या हुआ, स्टॉर्मिंग ऑफ प्रिजन, ठीक है। अभी मैंने बताया कि जो भीड़ थी, गुस्साए लोग थे, वो क्या करने लगे, उन्होंने प्रिजन यानी जेल पर आक्रमण किया, ठीक। क्यों किया, हथियार की खोज में किया, ठीक। और वहाँ से 7 कैदियों को आज़ाद भी करवा दिया। फिर उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट को डीमोलिश किया। क्यों किया, क्योंकि वो राजा पर अपना गुस्सा निकालना चाहते थे, ठीक। क्योंकि फोर्ट जो होता है वो राजा के पावर का सिंबल होता है, ठीक। इस वजह से पेरिस और अदर कंट्री साइट्स में काफ़ी क्या हुए, रायोट होने लगे, ठीक। तो क्वेश्चन इज़ व्हाई ऑल द थिंग्स हैपेंड, ये सारी चीज़ें क्यों हुई, क्वेश्चन ये बनता है। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ओके। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से 14 जुलाई 1789 को वो इवेंट हुआ था, ठीक है, जिसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी हमने सब पढ़ा, ठीक। तो अब वो इवेंट हुआ क्यों, हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अब स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाएं कि वो अगर इवेंट हुआ तो क्यों हुआ। अब जाहिर सी बात है, कोई अगर लड़ाई हो रही है तो कुछ तो कारण होगा। तो सबसे पहले हम उसका बैकग्राउंड बनाते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड मतलब कि वहाँ पे चीज़ें कैसी थी, माहौल कैसा था, ठीक, क्योंकि उसी चीज़ों की वजह से ही वो इवेंट हुआ था, ठीक। तो पहले हम उसका बैकग्राउंड देखेंगे। तो बैकग्राउंड में हम देखेंगे क्या है हमारा आज का टॉपिक, फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के जो लेट 18th सेंचुरी थी उस टाइम पे फ्रेंच की सोसाइटी कैसी थी, ये बैकग्राउंड अब हम बना रहे हैं स्टोरी का, ठीक। तो 18th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी के टाइम पर जो हमारी फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसी थी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेंचुरी जो 18, 17, 16 सेंचुरी पढ़ते हैं ना, उसमें भी लेट और अर्ली पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है हम ये समझते हैं, ठीक है। तो सेंचुरी जो होती है, मतलब अगर हम 18 सेंचुरी की बात कर रहे हैं तो वो कब से कब तक का टाइम पीरियड है, वो आपका 1701 से लेके 1799 तक के टाइम का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट 18th सेंचुरी मतलब जो कि अब ये सेंचुरी ख़त्म होने के पास में आई, ठीक है। 1789 को इवेंट हुआ ना, तो उस टाइम का हमें बैकग्राउंड पढ़ना है। तो 89 क्या है, ख़त्म होने को आ रही है सेंचुरी, इसीलिए इसे लेट 18th सेंचुरी कह रहे हैं। अगर ये स्टार्टिंग होती तो इसे अर्ली सेंचुरी कहते हैं हम, ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि उस टाइम पे जो फ्यूडल सोसाइटी क्यों, क्योंकि फ्रेंच सोसाइटी जो थी वो फ्यूडल सोसाइटी थी। फ्यूडल सोसाइटी मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक हेड होता है या कोई किंग होता है या कोई जमींदार टाइप होता है, ठीक है, जो लोगों को अपने अंडर में रखता है और उनसे काम करवाता है ना। तो इसी तरह से कुछ उस टाइम की सोसाइटी भी थी जिसे फ्यूडल सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। इसमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो सिर्फ ऑर्डर देने के लिए थे, ठीक है, इंजॉय करने के लिए थे, जबकि कुछ लोग ऐसे थे जो वर्क करने के लिए थे, उन्हें सर्व करने के लिए थे। तो इसलिए इस तरह की सोसाइटी को फ्यूडल सोसाइटी कहा जाता है। फ्यूडल सोसाइटी कब से थी, फ्यूडल सोसाइटी को ओल्ड रेन भी कहते हैं, और ये ओल्ड रेन जो सोसाइटी है वो 1789 से पहले तक थी। 1789 से पहले तक क्यों थी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था, इवेंट हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन आउटब्रेक हुआ था, ठीक। तो उससे पहले का जो समय था, ठीक, उसमें ये फ्यूडल सोसाइटी थी जिसे ओल्ड रेन भी कहते हैं, ओके। उस टाइम को ओल्ड रेन कहते हैं उस सोसाइटी को, ठीक। तो फ्यूडल सोसाइटी में 3 स्टेट होते थे। फ्यूडल सोसाइटी को 3 स्टेट में डिवाइड किया गया था, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेट होते थे वो होते थे क्लर्गी, ठीक। क्लर्गी क्या होते थे, अब उनके बारे में जाने। फर्स्ट स्टेट में जो लोग होते थे उन्हें क्लर्गी कहा जाता था। क्लर्गी क्या होता था, ये चर्च से रिलेट होते थे, चर्च के कामों में इन्वॉल्व होते थे, चर्च के फंक्शंस करते थे, फंक्शन को परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो ये चर्च से रिलेटेड होते थे। तो जो पर्सन चर्च से रिलेटेड होते थे उन्हें क्लर्गी कहा गया, ठीक। तो ये फर्स्ट स्टेट हो गए। जैसे हिंदुओं में भी हमने देखा है ना कि जब हम हिंदू का वर्णा सिस्टम पढ़ते हैं तो उसमें ब्राह्मण को क्या किया जाता है, ब्राह्मण को सबसे हाईएस्ट फर्स्ट माना जाता है ना। फर्स्ट वर्णा सिस्टम कौन है, ब्राह्मण होता है, सेकंड क्षत्रिय होता है, ठीक। तो उसी तरह उसमें भी क्या होते हैं, क्लर्गी होते हैं। क्लर्गी में कौन लोग आते हैं, जैसे फादर हो गए, पोप हो गए, ठीक है, पादरी हो गए, ये सब क्लर्गी में आते थे, फर्स्ट स्टेट के लोग थे, ओके। सेकंड स्टेट में नोबिलिटी कौन होता है, नोबिलिटी मतलब किंग्स,
किंग के रिलेटेड फैमिली, ठीक है, उनके रिलेटिव हो गए, ठीक, और जो रूल कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक, और जो इंजॉय मतलब कर रहे हैं प्रिविलेजेस को, ठीक, तो ये नोबिलिटी हो गए। किंग और किंग से रिलेटेड उसकी फैमिली जो है, जो एकदम हाई मतलब पोस्ट पर है, वो नोबिलिटी में आती थी, ठीक है। अब थर्ड स्टेट की बात करें तो थर्ड स्टेट में पीजेंट, मर्चेंट, लॉयर एंड लेबरर ये सब आते थे, ठीक है। थर्ड स्टेट में कौन कौन आ गए? पीजेंट हो गए, मर्चेंट हो गए, लॉयर हो गए, ठीक है। तो ये सब जो काम करने वाले लोग थे वो थर्ड स्टेट में आते थे, ओके। अब कुछ फीचर्स पढ़ें। फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, बोथ स्टेट्स इंजॉय प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, ठीक है। इन्हें बर्थ पर ही मतलब प्रिविलेजेस मिल जाती थी। बस अगर आप इस स्टेट में पैदा हो गए तो आपको कोई भी मतलब टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक। तो प्रिविलेजेस होते थे जो वो इंजॉय करते थे, ठीक। किसी भी तरह का काम मतलब जैसे करने की नहीं, आपको थर्ड स्टेट वाले लोग खुद सर्व करेंगे, ठीक। तो ये क्या करते थे, इन्हें एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस पे करने से भी छूट थी, और इन्हें सिर्फ जन्म लेना होता था ताकि उन्हें प्रिविलेजेस खुद ब खुद मिल जाती थी, ठीक। तो ये दोनों स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, ओके। अब हम जब यहाँ पे थर्ड स्टेट का देखेंगे तो थर्ड कौन होते हैं? देवर ओब्लाइज टू पे टैक्सेस, इन्हें टैक्सेस पे करना होता था, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट वाले लोग जो थे वो अमीर तो थे, लेकिन साथ ही उन्हें क्या थी? टैक्स पे करने से छूट थी, ठीक। लेकिन यहाँ पे जो गरीब हैं, ठीक है, गरीब मतलब इसमें लेबर भी आ गए, मर्चेंट भी आ गए, पीजेंट भी आ गए, तो इन्हें मतलब क्या करना था? इन्हें टैक्स पे करना होता था, ठीक है। और रेंडर सर्विस मतलब अपने से ऊपर यानी इन दोनों स्टेट्स को सर्व भी करना होता था, ठीक। तो ये होता था कि यहाँ पे अमीरी है, इनके पास पैसा है, लेकिन फिर भी ये टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, काफ़ी सारी प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वही थर्ड स्टेट जो कि लेबरर्स हैं, इसमें मजदूर वगैरह हैं जिनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, या उतना वो खुद अर्न कर रहे हैं, तो उनमें भी इन्हें टैक्स पे करना होता था, सर्विस देनी होती थी, ठीक। तो ये थर्ड स्टेट था। फीचर समझ में आ गया तीनों का? फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, कौन कौन क्या होता था, क्या करता था, ठीक। अब हम देखेंगे कि इस फ्यूडल सोसाइटी में, ठीक है, उस टाइम पे दो तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे, ठीक। दो तरह के कौन कौन से टैक्सेस होते थे? पहला होता था टिथ टैक्स और दूसरा होता था टेल टैक्स, ठीक। टिथ टैक्स क्या होता था? वो टैक्स जो कि चर्च के द्वारा लगाया जाता था, ठीक है, लेविड मतलब लगाया जाता था, तो वो टैक्स जो चर्च के द्वारा लगाया जाता था उसे टिथ कहते थे। टिथ जो होता था वो टोटल प्रोडक्शन का 1/10 होता था। मतलब अगर कोई पर्सन है जिसने साल भर इतना प्रोडक्शन किया, तो फिर उस प्रोडक्शन को वो 10 हिस्सों में बांटेगा, जिसमें से एक हिस्सा उसे चर्च को देना है, ठीक। तो 1/10 ऑफ टोटल प्रोडक्शन, इसको टिथ कहते हैं। सेकेंड टैक्स इज टेल टैक्स। टेल टैक्स क्या होता है? टेल टैक्स वो टैक्स होता है जो डायरेक्टली गवर्नमेंट यानी कि वहाँ के किंग को पे किया जाता है, ठीक है। टेल टैक्स क्या होता है? वो टैक्स होता है जो कि वहाँ के डायरेक्टली गवर्नमेंट यानी किंग को पे किया जाता है, और ये दोनों टैक्सेस ही थर्ड स्टेट के लोग भरते थे, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड को तो भरना नहीं है, उन्हें तो एंजॉय करना है, तो थर्ड स्टेट के लोग ही ये दोनों टैक्सेस भरते थे, ओके। तो अब हमने फ्रेंच सोसाइटी तो पढ़ ली, लेकिन अब हम पढ़ेंगे वहाँ के उस टाइम के राजा के बारे में, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी कैसी थी, वो थर्ड स्टेट में 3 स्टेट में डिवाइड थी, और तीनों स्टेट के लोग कौन कौन से होते थे और वो उनका काम क्या होता था, हमने ये देखा। लेकिन अब हम देखेंगे कि उस टाइम पे राजा कौन था और राजा की क्या क्या प्रॉब्लम थी, राजा कैसा था, ठीक। तो उस टाइम पे जो राजा था वो था लुईस 16, ठीक है। उस टाइम पे जो राजा था वो था लुईस 16, जो कि बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, ठीक। लुईस 16 जो था बर्बन फैमिली से बिलोंग करता था, और ये 1774 में, ठीक, राजा बना। और 20 साल की उम्र में इसने ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से मैरी की मतलब शादी किया, ठीक है। तो 20 ईयर्स में इसने क्या किया? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनेट से शादी की, ठीक, जो कि ऑस्ट्रियन यानी ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस थी।
ठीक। जब वो राजा बना तो अपॉन हिज एक्सेशन, ठीक, जब वो राजा बना तो उसने क्या पाया कि अरे जिस राजगद्दी पे वो बैठा है वो राजा तो बन गया, लेकिन उसका जो राजकोष था, जो ट्रेजरी मतलब कि जो राजकोष होता है ना जहाँ पे सारे टैक्स जो राजा के सारी संपत्ति जहाँ रखी जाती है, ठीक है, तो वो खाली था, ठीक, उसमें पैसे, उसमें संपत्ति ही नहीं थी, कोई धन ही नहीं था, ठीक, तो उसकी ट्रेजरी खाली थी। तो क्वेश्चन उठता है क्यों, ठीक है, मतलब ऐसा क्या हो गया कि राजा की सारी संपत्ति कहाँ चली गई। तो जब वो राजा बना तो उसने जब अपने ये पाया कि उसका राजकोष खाली है तो फिर कारण क्या था। तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं कि लुईस 16 के एक्सेशन मतलब राजा बनने के बाद उनकी जो ट्रेजरी, एम्प्टी ट्रेजरी थी, उसके कारण क्या क्या थे। तो हम एक एक करके सारे कारण पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज लॉन्ग ईयर ऑफ वार, ठीक, लंबे समय से जो वॉर चलती आ रही है, जो युद्ध होते आ रहे हैं, ठीक है, उससे क्या हुआ, ड्रेन द रिसोर्सेस, उनके सारे रिसोर्स ख़त्म हो गए। जाहिर सी बात है अगर आप किसी से युद्ध करोगे तो आपको हथियार चाहिए, ठीक है, हथियार चाहिए। जो युद्ध कर रहे हैं सैनिक, उन सैनिकों की भी आप पूरा चीज़ें उसके लिए अरेंज करोगे, उसके रहने, खाने पीने, लड़ने का सारा सामान आप दोगे, ठीक। तो इससे क्या हुआ, उससे भी उसके ट्रेजर यानी राजकोष पर इफेक्ट पड़ा, सारे रिसोर्स खाली होने लगे, ठीक। नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट इज मेंटेनिंग एन एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलिस, ठीक है। वर्सेलिस में एक महल था, सुंदर सा महल, ठीक, बहुत अच्छा बड़ा सा महल था। उस महल में एक कोर्ट होता था जो कि और भी खूबसूरत था, ठीक है, बहुत एकदम जैसे देख के लगे कि हाँ एकदम राजा का है, तो एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट था। तो अब जाहिर सी बात है कि कोई अगर पैलेस है या कोर्ट है वो इतना सुंदर है, भव्य है, अच्छा है, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी लगेगा, ठीक है, उसको मेंटेन करना, साफ़ सफाई करना, वहाँ को अच्छे से रखना, तो उसका भी मेंटेनेंस जो है उस पर भी पैसा जाएगा, ठीक है। तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट भी यहाँ से ट्रेजर से दिलाता था, ठीक। तो ये भी इफेक्ट डालता था उसके ट्रेजर यानी राजकोष पे, ठीक। थर्ड इज अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आप कहेंगे कि हम तो फ्रेंच पढ़ रहे हैं, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो फिर अमेरिका कहाँ से आ गया। तो एक चीज़ होती है ना कि दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त होता है, ठीक। तो फ्रांस की जो दुश्मनी थी वो किससे चल रही थी, लड़ाई चल रहा था ब्रिटेन से, है ना। उसी टाइम पर ब्रिटेन जो है वो अपना कॉलोनियल बनाया था अमेरिका को, ठीक है। तो अमेरिका भी ब्रिटेन से लड़ रही थी क्योंकि वो ब्रिटेन से क्या होना चाहती थी, फ्री होना चाहती थी, ठीक है। कॉलोनियल मतलब जिस तरह से ब्रिटेन ने हमारे इंडिया पे आके शासन किया है ना, उसे कॉलोनियल बनाया अपना, तो उसी तरह वो अमेरिका को भी अपना कॉलोनियल बनाई थी। तो अमेरिका के लोग लड़ रहे थे, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक। तो उससे ब्रिटेन से भी उनका युद्ध चल रहा था। तो फ्रांस भी ब्रिटेन से लड़ रहा है और अमेरिका भी ब्रिटेन से लड़ रहा है, तो दोनों दुश्मन दुश्मन क्या हुए, दुश्मन के दुश्मन दोस्त कहलाते हैं, है ना। तो फ्रांस ने क्या किया, अमेरिका से दोस्ती की और फिर उसको क्या किया, मतलब कि उसको साथ देने लगा कि चलो ठीक है तुम ब्रिटेन से लड़ाई करो, तुम्हें जो ज़रूरत होगी वो हम देंगे, ठीक है। तो इसने अमेरिका का साथ देने के चक्कर में क्या किया, 2 बिलियन लीवर डेप्ट, डेप्ट मतलब कर्ज ले लिया, ठीक है। तो इस तरह से 2 बिलियन लीवर डेप्ट यानी कर्ज जो है फ्रांस पर चढ़ गया, ठीक। फ्रांस के ट्रेजर से दिया गया, तो फ्रांस के ट्रेजर पर भी इसका इफेक्ट पड़ा, है ना। तो आप जानते होंगे कि फ्रांस और अमेरिका की दोस्ती इतनी है, जो अमेरिका में स्टैचू ऑफ क्या थी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी, है ना। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो फ्रांस ने ही गिफ्ट की थी, ठीक है, जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। जब अमेरिका ब्रिटेन से आज़ाद हुआ है तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो फ्रांस ने ही दी थी अमेरिका को, ठीक है। तो इसके चक्कर में इसने 2 बिलियन लीवर डेप्ट ले लिया अमेरिका का साथ देने के लिए अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। ये भी इसका इफेक्ट पड़ता है ट्रेजर यानी राजकोष पे, राजा के। फिर फोर्थ इज रेगुलर एक्सपेंसेस। रेगुलर एक्सपेंसेस मतलब जो रोज़ का खर्चा है, जैसे रोज़ का क्या, आर्मी, अब आप आर्मी खड़ी करोगे तो आर्मी को सैलरी तो देनी ही होगी सोल्जर्स को, है ना। ऐसा नहीं है कि उनमें देशभक्ति भावना थी, सॉरी नहीं थी, वो लड़ते, लेकिन फिर भी क्या है, उनकी फैमिली का केयर करने के लिए उन्हें सैलरी चाहिए होती थी। उसी तरह गवर्नमेंट ऑफिसर्स को मेंटेन करना, गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी पे करना, ठीक, यूनिवर्सिटीज़ मेंटेन करना, ये सारी चीज़ रेगुलर एक्सपेंसेस में आ गई। तो ये रेगुलर एक्सपेंसेस भी ट्रेजर से दिलाता था, ट्रेजर मतलब राजकोष से ही दिलाता था। टैक्स वॉज पेड बाय ओनली थर्ड स्टेट, ठीक है।
अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो टैक्स था वो सिर्फ थर्ड स्टेट पे करता था, फर्स्ट सेकंड वाले रिच होकर भी पे नहीं करते थे क्योंकि उन्हें टैक्स पे करने से एग्जेम्पशन मतलब छूट थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थर्ड स्टेट के लोग ही सिर्फ पे करते थे, तो यहाँ पे बहुत कम टैक्स इकट्ठा हो पाता था और खर्चा इन सब पे जाता था। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से लुई 16 का जो ट्रेजर था, राजकोष था, वो खाली हो गया, ठीक। तो इसके बाद क्या हुआ, राजा ने सोचा कि अब तो कहीं से पैसा लाना पड़ेगा ना हमें, तो पैसा लाने के लिए उसने क्या किया, किंग वॉज फोर्स टू इंक्रीज द टैक्सेस, मतलब किंग जो था वो टैक्सेस को क्या करने लगा, इंक्रीज करने लगा। टैक्सेस अभी भी सिर्फ थर्ड स्टेट ही पे कर रही है और इसके बावजूद भी वो थर्ड स्टेट पर जो टैक्सेस वो लगा रहा था वो बढ़ाता गया, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है अगर आपके पास अर्निंग नहीं है और आपको ज़बरदस्ती कोई टैक्स पे करवाए तो आपको गुस्सा तो आएगा ही ना। तो उस गुस्से का रिजल्ट क्या हुआ ये सब हम आगे देखेंगे, ओके।